यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। आपको याद होगा, हमने कल की न्यूज़ में आपसे कहा था कि जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब इसकी वजह से एमका मार्क टू की टाइमलाइन निस्संदेह आगे शिफ्ट होने वाली है। क्योंकि एक अनुमान ये कहता है कि अगर 2026 में भी डील फाइनलाइज कर ली जाती है और प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाता है, तो तकरीबन आप ये मान के चल सकते हैं कि 2037 या 38 से पहले इंजन प्रोडक्शन फेज में एंटर नहीं करेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि एमका मार्क टू अब 2040 की टाइमलाइन को टच कर चुका है। और इस पर बात करते हुए एयर मार्शल संजीव कपूर सर ने कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करी है। दरअसल अगर हम बात करें संजीव कपूर सर की, तो उनका ये मानना है कि अब क्योंकि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू है, ये 2040 तक की टाइमलाइन को टच कर रहा है और निस्संदेह हमारी कैपेबिलिटी में एक बड़ा गैप क्रिएट होने वाला है। और क्योंकि अभी F404 इंजन डिले चल रही है, F414 की डील फाइनलाइज नहीं की गई है, तो ऐसे में अब भारतीय वायुसेना को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत ही कैपेबल फाइटर होगा, लेकिन जब तक ये नहीं आता है तो इसके गैप को फिल करने के लिए भारत को तत्काल तौर पर जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर है इन्हें इंपोर्ट करना ही चाहिए। और ऐसे में जो अवेलेबल ऑप्शन है उन्हें हमें तुरंत ही एक्सेप्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर हम ऐसे बात करें तो SU-57 फेलन ही एकमात्र अवेलेबल ऑप्शन है भारत के सामने FGFA के तौर पर। और एक बार फिर से अगर भारत यहाँ पर बातचीत करता है तो फिर भारत अपने तत्काल समाधान को देखते हुए तकरीबन 40 से 60 की संख्या में इन जेट्स को खरीद सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारा जो एमका मार्क टू प्रोग्राम है वो प्रभावित होगा और भारत को जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं वो लेने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हुई है। इनफैक्ट दोपहर के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे रूस अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो रिमेनिंग 2 रेजिमेंट्स हैं उन्हें अपग्रेड और इन्हांस करके भेजेगा। और ये अपग्रेड रशिया बेसिकली जो उनको अनुभव प्राप्त हुए हैं रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रोन वॉरफेयर के अगेंस्ट, उसको ध्यान में रखकर कर रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट की नज़र भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम पर लगातार बनी हुई है। और इसी बीच जो अमेरिका के एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रेंडन जे रिचर्ड, उन्होंने अपने एक लेख में ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम कितने कैपेबल हैं और उनके उत्तर में जो भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने कैपेबल है। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां पाकिस्तान जो कि चाइना के द्वारा सप्लाई किया गया SQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है, ये बुरी तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में फेल हुआ, तो वहीं S-400 ट्रायम्फ ने अपनी जो उपयोगिता है ये भारत के लिए साबित करके दिखाई है। उनकी अगर हम बात माने तो चाइना ने पाकिस्तान को जो मल्टीपल HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किए थे, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में उस हिसाब से काम नहीं किया जितने की उससे उम्मीद करी गई थी। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि HQ-9B को रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से ही डिराइव किया गया है, लेकिन चाइना ने इसको रिवर्स इंजीनियर करने के बावजूद भी जिस प्रकार की इस चाइनीज डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी निराशाजनक है चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। वहीं रही बात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इन्होंने अपनी उपयोगिता दिखा दी है कि किस प्रकार भारत के लिए ये एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय वेस्टर्न मीडिया की नज़र काफ़ी हद तक भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर टिकी है और सब जानना चाहते हैं कि इतने जो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आए हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा वो कैसे आए हैं, और उनका अध्ययन भी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। खैर, जो भी हो, अब इस समय भारत का जो शौर्य और पराक्रम है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी है, इसका डंका दुनिया में बज रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अब अमेरिका के F414 इंजन प्रोग्राम और तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर आ रही है। इस समय तेजस मार्क टू को लेकर के जो इंजन चेंज की बात है वो लगातार उठती जा रही है और एक बार फिर से बड़े पैमाने पर इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में इसको लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से अमेरिका के जो अभी कह सकते हैं कि इंजन्स हैं उन पर ही डिपेंडेंट है। फिर चाहे आप तेजस मार्क 1 की बात कर लें, चाहे आप तेजस मार्क 2 की बात कर लें या एमका की बात कर लें, लेकिन अब जिस प्रकार के हालात एमका और तेजस मार्क 2 को लेकर बन रहे हैं, उसके बाद से अमेरिकी इंजन्स के अगेंस्ट जो रोष है वो उत्पन्न होता जा रहा है। और इस समय ऐसी स्थिति पर हम लोग आ चुके हैं जहां पर डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि भारत को डिसाइड करना है
कि क्या उसे लंबे समय तक अमेरिका की डिपेंडेंसी पे ही जीना है या फिर एक ऐसा मूव लेना है जिससे कि भविष्य में हमारे जो प्रोग्राम है इन्हें कोई दिक्कत ना हो। आसान शब्दों में समझाया जाए तो F404 की सप्लाई डिलेज और अभी तक F414 इंजन डील का साइन ना होना भारत के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत लेकर नहीं आ रहा है। तेजस मार्क टू भारत के लिए एक काफ़ी स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल प्रोग्राम है और ये जो हमारे लिए इंजन है अभी भी काफ़ी रिस्की बना हुआ है और काफ़ी हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी से हम गुजर रहे हैं कि कब तक ये डील फाइनलाइज होगी। और एक चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि यूएस का जो डिफेंस एक्सपोर्ट सिस्टम है ये अभी भी पॉलिसी ड्रिवन है। और अगर हम भूतकाल के कुछ उदाहरणों को देखें और पॉलिटिकल फेजेस को देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया है जो डिफेंस डील है उनको। और मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो उन्होंने ये दिखा भी दिया है कि कैसे वो ट्रेड को एज अ वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में दबाव बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट 10 से 12 वर्ष के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता बल्कि वो तकरीबन 30 से 40 साल तक सर्विस में रहने वाला होता है। और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स को इस बात का डर लग रहा है कि आप अगर आज अमेरिका के इंजन पर पूरी तरीके से आश्रित होते हैं तो आपका ये आश्रय 30 से 40 वर्षों तक बना रहेगा और हम इस प्रकार की अनसर्टेनिटी में बहुत लंबे समय तक खुद को एक्सपोज नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि अब हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल और पॉसिबल रास्ते को ढूंढना होगा ताकि हमारा तेजस मार्क टू निर्विरोध रूप से अपनी सर्विस लाइफ को पूरा करे और इस पूरी सर्विस लाइफ में हमें कोई खास दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए तेजस मार्क टू में अब अल्टरनेट इंजन ऑप्शन को ढूंढने के लिए जो बातचीत है वो शुरू करी गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी F414 हमारे लिए ज़रूरी है और हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि अभी आप तेजस मार्क टू प्रोग्राम को छेड़िए। दरअसल आप जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं F414 के साथ उसके मोमेंटम को मेंटेन रखिए और अभी जो प्रोडक्शन होना है आप उसके अंतर्गत डील को फाइनलाइज करिए। लेकिन अब आपको अल्टरनेटिव जो दरवाज़ा है वो खोलना पड़ेगा और इसके लिए आपको जो बेस्ट ऑप्शन है दूसरे वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और इसमें M88 T-Rex का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इंजन में नए इंजन को इंटीग्रेट करना, इसके टेस्टिंग को पूरा करना, सर्टिफिकेशन को पूरा करना, इसमें 4 से 5 वर्ष का समय लग जाएगा। और तब तक हम तेजस मार्क टू की फ्लीट को ग्राउंडेड तो नहीं रख सकते, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये अभी तकरीबन 30 से 40 साल तक सर्विस में रहेंगे। एक बार जैसे इनकी डिलीवरी शुरू हो जाती है तो आप वो काम भी करिए, लेकिन जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए भी दरवाज़ा खोलिए। और इसके लिए आपको खुद को मेंटली और कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर भी रखना होगा ताकि आप इस बड़े स्टेप को उठा सके। अगर हम आसान शब्दों में इसकी समरी निकालें तो F414 का जो एक अल्टरनेटिव है उसको ढूंढने की बात यहाँ पर की जा रही है ताकि तेजस मार्क टू प्रोग्राम को अमेरिकी दबाव से बाहर लाया जा सके। खैर, आपकी इसको लेकर क्या राय है? ये चीज़ें वो काफ़ी लंबे समय से हम सुनते आए हैं और एक बीच तो यहाँ तक रिपोर्ट आ गई थी कि एचएएल ऑलरेडी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है और इस पे बात इतना हुई कि एचएएल को सामने से आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि इस समय हम किसी दूसरे इंजन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।